हेलो, नमस्ते, आदाब। स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट रिविटिंग फैक्ट्स विद अभिज्ञा पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक के चौथे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत के यूनियन टेरिटरीज की। हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं, यानी कि 28 स्टेट्स हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि इन 28 राज्यों के नाम क्या है तो आप तुरंत बता देंगे। यहां तक आपको ये भी पता होगा कि कौन सा राज्य कहां स्थित है, उसकी संस्कृति कैसी है, मुख्य भाषा कौन सी है, खाना कौन सा फेमस है, इत्यादि। पर अगर मैं आपको उन 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ पूछूं तो उसके नाम के अलावा क्या आप मुझे और भी कुछ बता सकते हैं? शायद हाँ भी और शायद ना भी। तो आइए बात करते हैं हैशटैग अपने देश की बातें। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी होता क्या है और इन्हें यूनियन टेरिटरी कहते क्यों हैं। इसके पीछे क्या कारण है। भारत में आज की तारीख में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दीव दमन दादरा एंड नगर हवेली, जिनका अब एक ही टेरिटरी में समावेश किया गया है। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तब भारत के भूगोल में काफी बदलाव लाया गया। कुछ तो आप जानते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि का निर्माण हुआ। इसी के साथ भारत के राज्यों के निर्माण में भी काफी बदलाव लाया गया। कुछ कारणवश यूनियन टेरिटरीज बने। उन कारणों में शामिल है टेरिटरी का क्षेत्रफल यानी एरिया का काफी छोटा होना, सांस्कृतिक असमानता, मुख्य राज्य से काफी दूर स्थित होना। ये थे कुछ 3 मुख्य कारण। इनमें से काफी यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो कुछ समय बाद भारत का हिस्सा बने और एकत्रित हुए, इसीलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कुछ जाने अनजाने और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1967 को भारत की यूनियन टेरिटरी बना। इस शहर को हम प्लान सिटी के तौर पे भी जानते हैं। चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी बनने की कुछ खास वजह थी। हुआ यूं था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब पंजाब 2 हिस्सों में विभाजित हुआ। एक था ईस्ट पंजाब, जो कि अब भारत का हिस्सा है, और वेस्ट पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उस समय पंजाब, जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहां ज्यादातर पंजाबी और हरियाणवी बोलने वाले लोग थे। किसी कारण इन दोनों भाषा के लोगों में तनाव बढ़ गया और पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे पंजाबी सूबा भी कहते थे। बस फिर इसी मूवमेंट के दबाव में पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी बनने का क्या ताल्लुक। तो बात यह है कि दोनों नए राज्यों के बॉर्डर पर चंडीगढ़ शहर था और दोनों को चंडीगढ़ को अपने राज्य में शामिल करना था। इसी के चलते दोनों राज्यों में वापस तनाव का वातावरण छा गया, क्योंकि वो अपनी अपनी इच्छा पर अड़े रहे। इसी तनाव के चलते भारत सरकार ने मध्यस्थी की और चंडीगढ़ को एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। इस प्रकार चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बना। अब बात करते हैं चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर की। इसका मूल डिजाइन अमेरिकी अल्बर्ट मेयर और उनके साथी मैथ्यू नोविक द्वारा किया गया था। दुर्भाग्यवश मैथ्यू नोविकी की 1950 में प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई और अल्बर्ट मेयर ने भी इस शहर पर काम करने से मना कर दिया। फिर भारत सरकार ने फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए को सौंप दिया, जिन्होंने ओरिजिनल डिजाइन वैसे ही रखकर बाकी पूरा डिजाइन कंप्लीट किया और इस तरह चंडीगढ़ शहर का निर्माण हुआ। चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए नंबर 13
को काफी अशुभ मानते थे, जिसके कारण उन्होंने डिजाइन के समय या निर्माण के वक्त कोई भी सेक्टर नंबर 13 देने से मना कर दिया। यानी कि आज भी चंडीगढ़ में सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16 ऐसे हैं, लेकिन सेक्टर नंबर 13 नहीं है। शहर का प्रतीक यानी कि एम्बलम एक खुला हाथ है जो शांति और सुलह को दर्शाता है, क्योंकि इस टेरिटरी का निर्माण ही इस बुनियाद पर हुआ था। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है। ये गार्डन 40 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। इस गार्डन की मजेदार बात यह है कि यह पूरी तरह वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। जी हाँ, ये पूरी तरह वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये बना है टूटी चूड़ियां, खराब बल्ब्स, कंकड़, ट्यूब्स, लैंप्स इत्यादि चीजों से। सन 1957 के दौरान इस एरिया में या इस जगह पे गार्डन खड़ा किया है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इलीगल माना जाता था। सरकार को 18 साल तक यहाँ के कंस्ट्रक्शन की भनक तक नहीं लगी, और जब सरकार को पता चला तब यह गार्डन 13 एकड़ में फैला हुआ था और पब्लिक ओपिनियन की मदद से इसका डिमोलिशन नहीं हुआ। आज भी इस गार्डन को देखने के लिए तकरीबन 5000 लोग आते हैं। तो ये थी कुछ बातें चंडीगढ़ के बारे में। तो अब बात करते हैं दादरा एंड नगर हवेली की। दादरा एंड नगर हवेली जो अब दीव एंड दमन का एक हिस्सा है, इस एरिया को सन 1961 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। ये टेरिटरी मराठा द्वारा पोर्तुगीज को निगरानी करने और बाकी दुश्मनों से बचाने के लिए तोहफे के रूप में दी गई थी। मराठा राज के बाद पोर्तुगीज को दादरा एंड नगर हवेली का पूरा कंट्रोल मिल गया और इसी वजह से आज भी वहां पर पोर्तुगीज संस्कृति का काफी प्रभाव दिखता है। दादरा एंड नगर हवेली सन 1954 तक अलग देश के रूप में माना जाता था, जो कि बिना किसी आर्मी के प्रयोग के सिविलियंस द्वारा आजाद कराया गया। कुछ 15 यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकर्ता दादरा एंड नगर हवेली में घुस गए और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। वहां पर भारत का तिरंगा लहराया और दादरा एंड नगर हवेली पोर्तुगीज से आजाद घोषित कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि यूनियन टेरिटरी बनने के एक नहीं अनेक कारण होते हैं, तो यहाँ का एक कारण है सांस्कृतिक असमानता, जिसके चलते दादरा एंड नगर हवेली जो कि काफी हद तक पोर्तुगीज संस्कृति से मेल खाती थी, इसे नुकसान ना पहुंचे, इसका अपना वजूद बना रहे, इसीलिए इसे एक स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये वारली लोगों का निवास स्थान है। वारली लोग किसी भी भगवान या मूर्ति को नहीं पूजते, वो हमेशा कुदरत को अपना सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। इसी कारण कुदरत की दी गई चीजों को भी पूजते हैं, जैसे कि सूरज, चांद, धरती आदि। दादरा एंड नगर हवेली में जहां जहां मूल निवासी बसे हैं, वहां वहां हमें टाइगर टेम्पल यानी कि वाघोबा मंदिर मिलते हैं। वहां पर ये टाइगर को पूजते हैं, जो ये दर्शाता है कि प्राणी फूड चेन का संतुलन बनाए रखने के लिए टाइगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दादरा एंड नगर हवेली की 40% जमीन जंगलों और पहाड़ों से भरी हुई है। तो ये थी कुछ बातें दादरा एंड नगर हवेली के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली यूनियन टेरिटरी की ओर, जो काफी प्रसिद्ध है और भारत की सबसे मुख्य टूरिस्ट जगहों में से एक है। मैं बात कर रही हूँ अंडमान एंड निकोबार की। ये आइलैंड 572 आइलैंड्स का समूह है। ये बे ऑफ बंगाल और अंडमान समुद्र में स्थित है, जिसमें से सिर्फ 36 से कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर लोगों को जाने की इजाजत है और यहाँ पर रहीवासी पाए जाते हैं। माना जाता है कि बाकी आइलैंड्स पर काफी पेड़ पौधे, जंगल और जानवरों की मात्रा पाई जाती है। अगर इन जगहों को इंसानों के लिए रहने लायक बनाना पड़े
तो इसकी नेचुरल ब्यूटी और इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अंडमान एंड निकोबार में एक बैरन नमक आइलैंड है जहां दक्षिणी एशिया का एकमेव सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो जाहिर है कि इस आइलैंड पे रहने के लिए सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। अंडमान एंड निकोबार में मछली पकड़ने के लिए सख्त मनाही है। आइलैंड के उत्तरी हिस्से में कुछ जरवा नामक आदिवासी रहते हैं जो किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी तंत्रयान से परिचित होना पसंद नहीं करते। कहते हैं कि जो कोई भी इस इलाके में घुसने की कोशिश करता है उन पर ये आदिवासी तीर कमान से हमला बोल देते हैं। निकोबार में एक दुर्लभ फल यानी कि रेयर फ्रूट पाया जाता है जिसे पंडनुस कहते हैं। ये फल यहाँ के लोगों का मुख्य खाने का पदार्थ है। अंडमान एंड निकोबार दुनिया के सबसे बड़े खेकड़े का घर माना जाता है जिसे कोकोनट क्रैब भी कहते हैं। ये खेकड़ा नारियल की खुराक पर जीता है। 20 रुपए की नोट पर छपा दृश्य अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ही एक दृश्य है। बर्तंग गांव इस देश की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी के वोल्केनो उभरते हैं। जी हाँ, मिट्टी के वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी यहां उभरते हैं। सन 2004 की सुनामी के कारण अंडमान एंड निकोबार के कई हिस्से 4 से 5 मीटर तक पानी में समा गए हैं और इसी के कारण अब इस आइलैंड का मूल क्षेत्र यानी कि एरिया सिर्फ 7,950 स्क्वायर किलोमीटर का ही रह गया है। तो ये थी कुछ जानी अनजानी बातें अंडमान एंड निकोबार के बारे में। तो अब हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। लक्षद्वीप एक 39 आइलैंड्स का समूह है जो भारत के दक्षिण समुद्र तट से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप समुद्र में स्थित है। लक्षद्वीप को 1 नवंबर सन 1956 में भारत का यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। सारे 8 यूनियन टेरिटरीज में से लक्षद्वीप सबसे छोटा है। इस आइलैंड में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। कहा जाता है कि ज्यादा मुस्लिम लोक संख्या होने की वजह से ये आइलैंड पाकिस्तान के कब्जे में जा सकता था, जो कि सरदार पटेल और इंडियन नेवी के समय रहते इंटरवेंशन से बच गया। कहा जाता है कि किनारे पर ही इंडियन नेवी को दूर से ही तैनात देखकर पाकिस्तानी सेना के जहाजों ने अपना रुख बदल दिया और वापस लौट गए। लक्षद्वीप ऐसी जगह है जहां अनेक नेचुरल कैलामिटीज आते हैं। यहाँ भारी बरसात होती है और इसी की वजह से यहाँ की इकोनॉमी काफी कम है। इसी वजह से लक्षद्वीप को नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और इन्हीं नेचुरल कैलामिटी की वजह से लक्षद्वीप में बिजली सिर्फ डीजल जनरेटर के मदद से ही उत्पन्न की जाती है। जी हाँ, यहाँ पर बिजली सिर्फ डीजल जनरेटर की मदद से ही उत्पन्न की जाती है। लक्षद्वीप पर जाने के लिए हमें परमिट की जरूरत पड़ती है ताकि टूरिस्ट की संख्या का नियंत्रण किया जा सके, ताकि इस आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी और इकोसिस्टम पर कोई नुकसान ना पहुंचे। कुछ आइलैंड्स यहाँ के ऐसे भी हैं जहां पर फॉरेन नेशनल्स को जाने के लिए सख्त मनाही है। लक्षद्वीप में कोई बाहर का बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता या अपना घर या कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता। इसके लिए सिर्फ वहां जन्म लेने वाला ही वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अगर कोई वहां के मूल निवासी से शादी कर ले तो भी वो इस आइलैंड पर अपनी जमीन नहीं खरीद सकता, ना बिजनेस खड़ा कर सकता है। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है बंगारम आइलैंड। सिर्फ यही आइलैंड है जहाँ पर शराब मिलती है, बाकी कहीं और शराब अलाउड नहीं है।
आमतौर पर शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर जाती है, लेकिन लक्षद्वीप के मूल निवासी इसके विपरीत रिवाज अपनाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर पति पत्नी के घर जाता है और पत्नी कमा कर लाती है और पति घर चलाता है। इससे वुमेन एम्पावरमेंट को काफी प्रोत्साहन दिया जा सकता है और दिया जाता भी है। तो ये थी कुछ जानी अनजानी और इंटरेस्टिंग बातें लक्षद्वीप के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे इस एपिसोड की आखिरी यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी को पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। पुडुचेरी को 16 अगस्त 1962 को भारत के यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। पुडुचेरी पर सन 1674 से फ्रेंच राज चल रहा था, जो कि 1 नवंबर 1954 में जाके समाप्त हुआ और तब जाके वो भारत की यूनियन टेरिटरी बनी। इसी के कारण आज भी पुडुचेरी में हमें फ्रेंच संस्कृति से मिलती जुलती काफी चीजें दिखाई देती हैं। यही मुख्य वजह थी कि पुडुचेरी को दूसरे राज्य के संस्कृति में विलीन ना करते हुए और इसकी संस्कृति बचाए रखने के लिए इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यहाँ पर हर घरों के नाम, रेस्टोरेंट्स के नाम, सड़कों के नाम आदि फ्रेंच भाषा में लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऊंधा हिंदुस्तानी खाना तो मिलता ही है, पर उसके साथ साथ फ्रेंच खाने के पदार्थ भी अस्वाद लेने को मिलते हैं। इसी कारण इसे दक्षिण का पेरिस या पेरिस ऑफ साउथ भी कहा जाता है। पुडुचेरी के लोग स्वतंत्रता दिन 16 अगस्त को मनाते हैं, जबकि पूरा देश 15 अगस्त को मनाता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि पुडुचेरी में फ्रेंच शासन तो 1954 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन उसे भारत के आधिकारिक रूप से हिस्सा बनने के लिए 9 साल लग गए थे और 16 अगस्त 1962 में पुडुचेरी आधिकारिक रूप से भारत की यूनियन टेरिटरी बन गया। इसीलिए वो 16 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिन मनाता है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर इनके अलावा ये एकमेव ऐसी टेरिटरी है जहां विधानसभा होती है और कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं। अगर आपको भारत में ही फ्रांस का अनुभव लेना है तो पुडुचेरी है जगह का नाम। तो ये थी कुछ जानी अनजानी बातें कुछ यूनियन टेरिटरीज के बारे में। उम्मीद है आपको ये फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। मिलते हैं जल्दी हमारे अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए मैं अभिज्ञा आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।